नमस्कार दोस्तों। आज हम हिंदी साहित्य के इतिहास प्रकरण 1 सामान्य परिचय पढ़ रहे हैं। प्राकृत की अंतिम अपभ्रंश अवस्था से ही हिंदी साहित्य का आविर्भाव माना जा सकता है। बहुत महत्वपूर्ण पंक्ति है। प्राकृत की अंतिम अपभ्रंश अवस्था से ही हिंदी साहित्य का आविर्भाव माना जा सकता है। उस समय जैसे गाथा कहने से प्राकृत का बोध होता था, वैसे ही दोहा या दूहा कहने से अपभ्रंश या प्रचलित काव्य भाषा का पद समझा जाता था। अपभ्रंश या प्राकृताभास हिंदी के पदों का सबसे पुराना पता तांत्रिक व योग मार्गी बोधों की सांप्रदायिक संरचनाओं के भीतर विक्रम की 7वीं शताब्दी के अंतिम चरण में लगता है। मुंज व भोज के समय लगभग 1050 विक्रम संवत के आसपास तो ऐसी अपभ्रंश या पुरानी हिंदी का पूरा प्रचार शुद्ध साहित्य व काव्य रचनाओं में भी पाया जाता है। अतः हिंदी साहित्य का आदिकाल विक्रम संवत 1050 से विक्रम संवत 1375 तक अर्थात महाराज भोज के समय से लेकर हमीर देव के कुछ पीछे तक माना जा सकता है। यद्यपि जनश्रुति इस काल को और अधिक 770 विक्रम संवत में भोज के पूर्व पुरुष राजा मान के सभासद पुष्य नामक किसी बंदी जन के दोहे में एक अलंकार ग्रंथ लिखना बताती है, पर इसका अभी कोई प्रमाण उपलब्ध नहीं है। आदिकाल की इस दीर्घ परंपरा के बीच 150 वर्ष के भीतर की रचना को किसी विशेष प्रवृत्ति का निश्चय नहीं होता। धर्म, नीति, श्रृंगार, पीठ सब प्रकार की रचनाओं में दोहे यहाँ पर दिखाई देते हैं। इस अनिर्दिष्ट लोक प्रवृत्ति के उपरांत जब मुसलमानों की चढ़ाई का प्रारंभ होता है, तब से हम हिंदी साहित्य की प्रवृत्ति एक विशेष रूप में बंधी हुई देखते हैं। राजाश्रित कवि चारण जिस प्रकार नीति, श्रृंगार आदि के फुटकल दोहे राजसभाओं में सुनाया करते थे, उसी प्रकार अपने आश्रयदाता राजाओं के पराक्रमपूर्ण चरित्रों या गाथाओं का वर्णन भी किया करते थे। यही परंपरा रासो नाम से पाई जाती है, जिसे लक्ष्य करके इस काल को हमने वीर गाथा काल कहा। दूसरी बात इस आदिकाल के संबंध में ध्यान देने की यह है कि इस काल की जो साहित्यिक सामग्री प्राप्त है, इसमें से कुछ तो संदिग्ध है और कुछ असंदिग्ध। असंदिग्ध सामग्री जो कुछ प्राप्त है, उसकी भाषा अपभ्रंश या प्राकृताभास हिंदी है। दोस्तों, यह पंक्ति भी असिस्टेंट प्रोफेसर की परीक्षा में आई हुई है। इस अपभ्रंश या प्राकृताभास हिंदी का अभिप्राय यह है कि यह उस समय की ठीक बोलचाल की भाषा नहीं है जिस समय की इसकी रचनाएं मिलती है। यह उस समय के कवियों की भाषा है। कवियों ने काव्य परंपरा के अनुसार साहित्यिक प्राकृत के पुराने शब्द तो लिए ही, जैसे कि पीछे की हिंदी में तत्सम संस्कृत शब्द लिए जाने लगे। विभक्ति, कारक चिन्ह, क्रियाओं के रूप आदि भी बहुत कुछ अपने समय से कई वर्ष पुराने रखे हैं। बोलचाल की भाषा घिस घिसाकर बिल्कुल जिस रूप में आ गई थी, सारा वही रूप ना लेकर कवि और चारण आदि भाषा का बहुत कुछ वह रूप व्यवहार में लाते थे जो उनसे पहले 100 वर्ष की कवि परंपरा में चला आ रहा था। अपभ्रंश के जो नमूने हमें पद्य में मिलते हैं, वे उस काव्य भाषा के हैं जो अपने पुरानेपन के कारण बोलने की भाषा से बहुत अलग बहुत दिनों तक, आदिकाल के अंत तक या उसके पीछे तक चलते रहे। विक्रम की 14वीं शताब्दी के मध्य में एक तो पुरानी परंपरा के कोई कवि, संभवतः शारंगधर, हमीर की वीरता का वर्णन ऐसी भाषा में कर रहे थे। चलियऊ वीर हमीर पाऊ भर मेणी कंपई, दिगमग न है अंधार दूरी, सुर रह अच्छा ही। दूसरी ओर खुसरो मियाँ दिल्ली में बैठे ऐसे बोलचाल की भाषा में पहेलियां और मुकरियां कह रहे थे। एक नार ने अचरज किया, सांप मार पिंजरे में दिया। इसी प्रकार 15वीं शताब्दी में एक और तो विद्यापति बोलचाल की मैथिली के अतिरिक्त इस प्रकार की प्राकृताभास पुरानी काव्य भाषा भी कहते रहते थे। बालचंद बिजवाई भाषा
दूहु ना लग गई दुज्जन हासा। और दूसरी ओर कबीरदास अपनी अटपटी वाणी में बोली सुना रहे थे। अग्गिन जो लागी नीर में कंदो झलिया झारी, उत्तर दक्षिण के पंडिता रहे बिचारी बिचारी। सारांश यह है कि अपभ्रंश की यह परंपरा विक्रम की 15वीं शताब्दी के मध्य तक चलती रही। एक ही कवि विद्यापति ने दो प्रकार की भाषा का व्यवहार किया, पुरानी अपभ्रंश भाषा और बोलचाल की देशी भाषा। इन दोनों भाषाओं का भेद विद्यापति ने स्पष्ट रूप से सूचित किया है। देसिल बयना सबजन मिठा, ते सन जपओ अवहट्टा। अर्थात कि जो देसी वाणी होती है वह सभी लोगों को अच्छी लगती है, मीठी लगती है, और दूसरी वाणी अवहट है जो साहित्य में प्रयोग किया जाती है। अर्थात देशी भाषा सबको मीठी लगती है, इसमें वैसा ही अपभ्रंश देशी का मिला हुआ मैं कहता हूँ। विद्यापति ने अपभ्रंश से भिन्न प्रचलित बोलचाल की भाषा को देशी भाषा कहा। अतः हम इसी अर्थ में इस शब्द का प्रयोग कहीं कहीं करेंगे। इस आदिकाल के प्रकरण में पहले हम अपभ्रंश की रचनाओं का संक्षिप्त उल्लेख करेंगे, तब विदेशी भाषाओं की रचनाओं का वर्णन करेंगे।